आपके आशीर्वाद के बगैर कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता, अच्छी तरीके से संपन्न नहीं हो सकता। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप पहले भी सहयोग करते आए हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे। हमने खेल को बढ़ावा देने के लिए, हमारे युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए पूर्व में पीपलिया रसोड़ा में एक बहुत अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था, जिसमें हमारे नरसिंहगढ़ तहसील के सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्रिकेट का आनंद उठाया। और जो हमको फीडबैक मिला उस टूर्नामेंट के बाद से कि सारे जितने भी टीमें आई थी सब हमसे संतुष्ट होकर गई हैं। खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अब कबड्डी, क्योंकि हमारा ग्रामीण परिवेश का खेल है और कबड्डी एक ऐसा खेल है कि हर गांव, हर मोहल्ले में खेला जाता है। कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए हमने कोटरी कला में प्रो कबड्डी नरसिंहगढ़ के टाइटल पर टूर्नामेंट रखा है, जिसका कि प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये रहेगा, सेकेंड प्राइज़ 15,000 रुपये रहेगा और थर्ड प्राइज़ भी रख दिया है 7,000 रुपये का। साथ में हम तकरीबन अनुमानित है कि 40 टीमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और 40 टीमें के प्लेयर को ही हम ड्रेस उपलब्ध कराएंगे, किट उपलब्ध कराएंगे। 40 टीम में, एक टीम में 8 प्लेयर खेलते हैं, 2 एक्स्ट्रा रहते हैं, ऐसे 10 खिलाड़ी रहेंगे। तो हम पूरे हमारे जो 400 प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सबको हम किट उपलब्ध कराएंगे। साथ में हमने समस्त खिलाड़ियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की है, नाश्ते की व्यवस्था रखी है, ताकि जो प्लेयर वहाँ पर खेलने आए वो संतुष्ट होकर जाए कि हर चीज़ की व्यवस्था रहेगी। खाने पीने की, जो टीमें रात को रुकेगी उनके रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम हमारे तहसील और ज़िले के उसमें, क्योंकि ज़िले की टीम भी आ रही है, कि ज़िले के और तहसील के लोगों को, खिलाड़ियों को बढ़ावा दें। ये हमारा प्रोग्राम जो हमने डेट फिक्स करी है 17 और 18 सितंबर कोटरी कला में। मैं आप सबसे यही सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आपके माध्यम से अगर टीमें और भी बढ़ेंगी तो हम बढ़ा देंगे। आपके माध्यम से जितने भी यहाँ पर टीमें हैं और जितने भी खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं, जन जन तक आप समाचार आपके माध्यम से उनके पहुँचे, ताकि वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आप सबको आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे मिलने के लिए यहाँ आपको आमंत्रित किया था। इस अवसर पर मैं, चूँकि हम राजनीतिक लोग भी हैं, हमारे साथ में कोटरी कला के अभी हाल ही नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष बबलू पठान जी हैं, नगर पालिका बोड़ा के पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह जी हैं, ज्ञान सिंह जी हैं, अरुण मना है हमारे यूथ कांग्रेस के। तो हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए शासन से ये भी मांग करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं जो दर दर भटक रहे हैं बीमा के लिए, बीमा की राशि कट गई है या डबल कट गई है, उनको बीमा उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे हमने बोड़ा में भी आंदोलन किया था, 2 बार किया, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, पर जो उनका हक है बीमे का, उनको प्रशासन
शासन हक दे, उनका पैसा है, उनने बीमा काटा, हम आकर बीमा लेते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, मृत्यु होती है तो हमको पैसा मिलता है। आपने हमारा बीमा काटा है तो हमको बीमे की राशि उपलब्धता होना चाहिए। अब ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कोऑपरेटिव वाले से बात करो तो हमने बोले लिख के भेज दिया, बैंक वाले से बात करो तो बोले 15 दिन में आ जाएगा, कि डबल हो रहा है। तो ये त्रुटि उनके एंड पे हुई है, किसान का दोष नहीं है इसमें, उनके यहाँ से त्रुटि हुई है कि एक बैंक से कट गया, दूसरी बैंक से नहीं कटा। तो ये तो त्रुटि उनको ठीक करना है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कृपा करके ये त्रुटि ठीक करें। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे तहसील में है कि इतने बड़े बड़े बिल जिसकी क्षमता ही नहीं है 100-200 रुपये 500 रुपये से ज़्यादा देने की, उसको बिल 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार 21-21 16-16 हज़ार रुपये का इन्होंने बिल थमा दिया। इनका कहना ये है कि ये बिल कंप्यूटर की त्रुटि के कारण आया है। अरे भाई ऐसी कैसी त्रुटि, अगर त्रुटि से आया भी है तो आप ये बिल होल्ड कर दो, नेक्स्ट बिल रेक्टिफाई करके कर देना। अब हमने मांग की है, देखो अब नया बिल 1-2 दिन में आने चालू हो जाएंगे। तो उनने क्या एडजस्टमेंट किया है, भाई जिसकी क्षमता ही नहीं है उसको आप 7,000 रुपये, जो आदमी 6,000 रुपये कमाता है महीने भर में, 8,000 रुपये कमाता है, वो कहाँ से 7,000 रुपये का बिजली का बिल भरेगा, वो घर कैसे चलाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो ऐसा बिजली विभाग की एक दादागिरी, मैं कहूँगा दादागिरी चल रही है। अगर बिल नहीं भर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, 15-15 दिनों से गांव में अंधेरा है, पर ये बिजली विभाग के लोग कोई सुध नहीं ले रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी मैं चेताना चाहूँगा कि जागो, आपको लोगों ने वोट दिए हैं। आप ये मत देखिए कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, सारी जनता आपकी है। अगर किसी गांव में आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं और आम पब्लिक आपकी है, तो माननीय जनप्रतिनिधि महोदय जी, आप भी इसमें जो सत्ता पार्टी के हमारे विधायक हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ आइए और जो शासन का गलत है, जो गलत निर्णय है, जो तुगलकी निर्णय है, उसको ठीक कराइए। ये आपका भी दायित्व है हमारे साथ साथ, ये जनता आपकी और हमारी सबकी है। और तीसरा जो सर्वे हुआ है, सर्वे तो हो गया है, पर सर्वे के बाद भी बहुत सारी त्रुटियां हैं जो अति वर्षा के कारण हमारे किसानों की फसल खराब हुई है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि ये मुद्दा भी आपके माध्यम से मैं शासन के पास हम पहुँचाना चाहेंगे कि सर्वे ढंग से हो और जल्द से जल्द हमारे किसानों को उसका लाभ मिले, उनको राशि मिले, ताकि किसान ये फसल बेचता है और उसी पैसों से अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल के बीज खरीदता है और दूसरी फसल बोता है। तो ये हमारी 3 मांगे हैं, बिजली के बिल की, बीमा की और इसकी किसान के सर्वे की और राशि की। तो मैं तीनों मांगे आपके माध्यम से शासन को रखना चाहूँगा और हमारे जनप्रतिनिधि को भी निवेदन करूँगा कि वो भी इन मुद्दों पे हम लोगों के साथ में आए और जनता के लिए खड़े रहें। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब अनूप भैया, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। क्या रहता है कि अध्यक्ष हमारा बना अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, और जहाँ तक भ्रष्टाचार की आपने बात उठाई है, भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे है यहाँ पे राजगढ़ ज़िले में, नीचे से लगाकर ऊपर तक पूरा कुनबा खराब है। हर व्यक्ति पहले पैसे मांगता है, बाद में काम करता है। जनपद से पैसे रिलीज़ होते हैं, पहले 20% तो उसके बाद रिलीज़ होंगे। दूसरे मत से जहाँ भी है पहले पैसे मांगे जाते हैं। हमारे लोग, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो बने हैं वो इसमें लिप्त नहीं होंगे। और चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप भी और हम भी मिलकर ईओडब्ल्यू में शिकायत करें, इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ाएं। हम लोगों का दायित्व है, हमारा फ़र्ज़ है कि जो ऐसे भ्रष्टाचारी हैं उनको हम ईओडब्ल्यू में पकड़ा कर, ताकि एक डर बैठे। अभी क्या है कि डर नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि नेता और अधिकारी दोनों मिले हुए हैं। आप कार्रवाई करने जाओगे तो वो रुकवा देता है। तो कार्रवाई करो कैसे, जांच करवाओ कैसे। जांच आपने दी, आज किसी पंचायत की शिकायत करी, तो ये मान के चलो कि सीओ पंचायत का और उसका और हिस्सा बढ़ गया, वो पैसे लेगा और वो ठीक कर देगा। तो ये तो आप और हमको, आपको उठाना पड़ेगा मुद्दे, तो आपको उठाना पड़ेगा और 1-2 लोगों को अपने को उसमें ट्रैप कराना पड़ेगा, तब जाके
ये सिस्टम ठीक होगा, अन्यथा ये पूरी भांग इस तरीके से मिली हुई है कि उसको आप और हम निकालने का प्रयास करेंगे आने वाले टाइम में। नगर पालिका में हम आप जो हमको मुद्दे देंगे उसकी हम शिकायत करवा कर उसका रिकॉर्ड निकलवा कर, अगर उनने भ्रष्टाचार किया होगा तो भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। पर कुछ ट्रैपिंग तो संभव है। जैसे मीडिया होता क्या भैया कि वो अध्यक्ष किसी को भी कर्मचारी को ना तो सस्पेंड कर सकता है, ना कोई इस टाइप के मतलब कोई अगर जनपद में कोई करप्शन कर रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सक्षम जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती। नहीं, सीओ करता है कार्रवाई तो। साहब जनपद तो ठीक है, अभी 10 दिन हुए हैं चारा घोटाले की अगर बात करें, बस जनपद क्षेत्र का मामला है कि ये सरकार है घोटाले की सरकार। आप इरिगेशन ले लो, डैम फूटा, आप पशुपालन का ले लो, और आप चारा घोटाला ले लो, आप सारे जो खरीदी हुई सरकार जो खरीदी हुई सरकार बनी है ना, इसमें मुख्यमंत्री का नियंत्रण मेरे सलाह से बिल्कुल भी नहीं है, और ख़ासकर उन मंत्रियों पे तो बिल्कुल भी नहीं है जो सिंधिया खेमे से आए, क्योंकि उनकी मजबूरी है। आपने परिवहन का नाम लिया ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ परिवहन सबसे बड़ा घोटाला है इस प्रदेश में, आबकारी वाला सबसे बड़ा घोटाला है इस प्रदेश में, ये 2 PWD सबसे बड़ा है, जल संसाधन में बहुत बड़ा है। तो ये सारे जो प्रमुख विभाग हैं ये सारे सिंधिया खेमे के लोगों के पास में है, और मुख्यमंत्री असहाय हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम है भ्रष्टाचार चल सारा सर 350-400 करोड़ का था, सड़ा दिख रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। पर हो क्या रहा है इस देश में एक अजीब और गरीब स्थिति बनी हुई है। जहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है वहाँ तो खूब आप ईडी का छापा करो, इनकम टैक्स का करो, CBI का करो, लोक आयुक्त का करो, पर जहाँ रूलिंग पार्टी उनकी सरकार की है वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसा पहले कभी भी नहीं होता था। जुडिशरी बिल्कुल दबी हुई है, मतलब निर्णय पहले अपने को समझ में आ जाते हैं कि ये वर्डिक्ट आएगा। तो पहले इंदिरा गांधी को भी चुनाव इस देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शून्य किया है, पर अभी तो ये हो रहा है कि जो उनने तय कर दिया वो है, और जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ रोज़ रेड कराओ। अभी आज ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इनकम टैक्स की बहुत बड़ी रेडें हुई हैं। तो किस तरीके से लोगों को दबाना, उठने नहीं देना, आवाज़ को उठने नहीं देना, आवाज़ को दबाना, एक डिक्टेटरशिप इस देश में चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए बहुत हानिकारक है। इसके आने वाला जो टाइम आएगा वो हम सबको इसको फेस करना है। आज इस देश में महंगाई है, आज इस देश में बेरोजगारी है, व्यापार नहीं है। जो हमारा छोटा व्यापारी है, जो रिटेलर है, वो उससे पूछो आप उसका दर्द कि वो उसकी घर कैसे चला रहा है। रिटेलर इस देश में ख़त्म हो गया है, रोजगार है ही नहीं, महंगाई कितना % बढ़ गई। तो आदमी, ये जो मध्यम वर्ग है, इसके लिए तो जीना हराम हो गया है। ये कैसे जिएगा? और कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। इस देश में सिर्फ गिने चुने 10 से 15 उद्योगपतियों को, मैं तो आरोप लगाता हूँ 10 से 15 उद्योगपतियों, खासकर कि 2 उद्योगपतियों को हमारे देश में सब कुछ है, हर चीज़ पे GST है। एक मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा, मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था, आप लोगों ने भी देखा होगा। आगर आए जो VIP हमारा लॉन्च रहता है उसमें रुके, लॉन्च में उन्होंने टॉयलेट यूज़ करा, उनको कितना उन्होंने बिल पेमेंट किया, 208 रुपये में GST के। तो इस देश की आप एक तरफ इतना हर चीज़ पे कर लगा रहे हो, आपको कर की रेवेन्यू, मैं समझता हूँ कि अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों में तो 60 से 70% बढ़ गई होगी। पर यह पैसा कहाँ जा रहा है? आप बैंकों का बड़े बड़े हज़ारों करोड़ लोन माफ़ कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति को राहत दे रहे हैं, और एक छोटा
जो मध्यम वर्ग का आदमी है, गरीब आदमी है, उसको इस देश में परेशानी की ओर धकेला जा रहा है। और जहाँ तक हम भ्रष्टाचार की बात करें, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार को गिरा के नई सरकार बनाई है, भ्रष्टाचार का लेवल कितना बढ़ गया है भाई। आपसे कुछ चीज़ छुपी हुई है क्या? जहाँ चीज़ 100 रुपये थी वहाँ 500 रुपये, इतना मतलब इतना परसेंटेज बढ़ा। जहाँ 1 लाख था वहाँ 5 लाख रिश्वत मांगी जाती है, और बिगड़ अगर रिश्वत नहीं दे तो फाइल बिगड़ दी जाती है। तो ये हमारे यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप और हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तभी इनसे हम पार पाएंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है। उग्र आंदोलन करेंगे ताकि हमको हमारे पे कायमी करे, हमको अरेस्ट करे। और मैं तो आपके माध्यम से, मैंने तो पहले भी निवेदन किया है कि जनता जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि उनकी भी है, वो भी हमारे साथ में आए इस आंदोलन में, वो भी हिस्सा ले, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व है। जनता ने उन्हें चुना ही इसलिए, घर बैठने के लिए नहीं चुना है। जनता ने उन्हें इसलिए चुना है कि अगर कोई गलत नीति है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो भी जनता के साथ खड़े रहें। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर ये बिल ठीक नहीं है तो वो भी हमारे साथ में आंदोलन में शरीक हों। सर, जैसे कि हमारी ज़िले में सरकार बने मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ है। हमारे नए अध्यक्ष हैं, अब वो समझेंगे। कल ही हम राजगढ़ में हम गए थे तो उनके कमरा पूरा कम से कम 300-400 लोगों से भरा पड़ा था। अब धीरे धीरे सिस्टम को समझ, साथ में मैं हमारे प्रशासन के अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी सहयोग करें, क्योंकि ये तो 2 पहिए हैं भैया। अध्यक्ष चाहे और सीओ नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बता रहा हूँ। समस्त अधिकार सीओ के पास है। अध्यक्ष लिख के देगा तो अगर सीओ साइन नहीं करेगा, सीओ उसमें कुछ क्वेरी बिठा देगा तो फिर पेंडिंग हो जाएगा। तो ये तो गाड़ी के 2 पहिए जो साथ में चलने वाले हैं, तो उनसे भी अनुरोध है कि जो जन भावना है, जनता की समस्या है, उसको साथ में हमारे जनता के प्रतिनिधि वहाँ चुने हुए अध्यक्ष हैं, उनका सहयोग करें ताकि जनता की समस्या का निराकरण हो सके। तो सर, समय पर करना चाहिए तो हर लोग देते भाई। 100 रुपये तय किया है ना उसमें प्रति घर। तो जहाँ जहाँ अगर ऐसी समस्या है, पानी नहीं है और पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो सरपंच के माध्यम से वो अपना दे कि हमको पानी नहीं दिया, हम किस बात के बिजली और किस बात का बिल। पर वो संभव नहीं है, पर एक प्रेशर उससे क्रिएट होगा और जो सिस्टम जो ख़राब है वो ठीक हो जाएगा। क्या कि मोटरें ख़राब हो गई होंगी, अभी पर्याप्त पंचायतों के बाद पैसा नहीं है, अब वहीं से मेंटेन करना है, वहीं से तनख्वाह देना है। तो ये तो सरपंच का दायित्व भी बहुत बढ़ गया है अब, क्योंकि उसको 100 रुपये हर घर से इकट्ठे करना है, और वो बहुत मुश्किल का काम है 100 रुपये हर घर से इकट्ठे करना। तो अगर मोटर ख़राब हो गई, पानी नहीं चढ़ा, तो ऐसी कुछ समस्या है, तो धीरे धीरे करके अभी जो कि नया सिस्टम बना है, तो धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। तो जो खेल की राशि अगर किसी पंचायत में उपलब्ध हुई, सब जगह तो है नहीं, पर जहाँ जहाँ भी है, और खेल की राशि अगर मिली है तो उसका सदुपयोग तो नहीं हुआ। जैसे आपके खेल युवक कल्याण विभाग के जो ग्राउंड है, जो अलॉटमेंट ऊपर से, वो जो खेल युवक कल्याण विभाग ने ग्राउंड बना, स्टेडियम बना है, वो तो नरसिंहगढ़ में पर्टिकुलर मेरे हिसाब से सिर्फ सलाई में जो बना है, जो पूरा विवादित होके पीपले रसोड़ा इकलेरा में पूरा विवादित होके वहाँ जाके बनाया, और एक मतलब एक वो यूज़ नहीं हुआ उस स्टेडियम का आज तक। खेल युवक कल्याण विभाग वाला जो सलाई में जो बना है के बराबर बच्चे। जो हमारी गौ माता हैं, कल ही मैं रात को यहाँ से गया था, तो कम से कम मेरे को नीनी करके नरसिंहगढ़ से बोड़ा के बीच में 500 गायें रोड पे मिली हूँ, अलग अलग पेचेस में रोड पे बैठी हैं। जो काले कलर की गायें वो एकदम दिखती नहीं, एकदम ब्रेक लगाना पड़ता है, तो उससे एक्सीडेंट की संभावना है 100% है। क्योंकि जो सरकार ये है, जो भारतीय जनता पार्टी की करनी और करनी में यही अंतर है। वो बजरंग दल गौशाला का, गौ का मुद्दा बहुत उठाते हैं, लड़ने आ जाते हैं, पर आप इनकी देखरेख के लिए क्यों नहीं बात करते सरकार से? सरकार तो उन्हीं की है। कमलनाथ जी ने तो गौशाला बनाई, गौशाला बनाकर फंड भी अलॉट कर दिया था,
और व्यवस्था भी लागू कर दी थी, पर ना तो उसमें फंड आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। और जितने भी एक सिस्टम गायों के लिए बनने जा रहा था व्यवस्थित रूप से, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। और हमारी गौ माता सड़कों पर है और उसके कारण एक्सीडेंट की 100% संभावना है, जनहानि होने की संभावना है और जनहानि और एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके रोकने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, सरकार ही कर पाएगी, तो सरकार से ही आप लोग और हम लोग मिलकर अनुरोध करें कि इस पे एक ठोस कदम उठाया जाए। कमलनाथ जी ने 350 करोड़ एक अच्छा बना था, कमलनाथ पर ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं गाय के ऊपर। ये गायों की रक्षा नहीं करना चाहते, ये गायों की देखभाल करना नहीं चाहते। तो उसके ऊपर गाय हो जाए तो आप कलेक्टर के लिख के दो कि हमारी गायें बढ़ गई हैं, तो फंड इंक्रीज अपने आप होगा। ये तो सिस्टम है, कोई जरूर थोड़ी कि सूखी सोई रहेगी या 50 हो जाएंगी तो फिर 50 का राशि उपलब्ध आपको कराई जाएगी। तो ये तो कलेक्टर को देखना है, शासन को देखना है कि हम गायों को कैसे वापस से गौशाला में ले जाएं ताकि एक्सीडेंट कम हो और जनहानि कम हो। इतनी गायें हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, आप NH पे चले जाओ, आप जो हमारी इंटरनल सड़कें हैं किसी पे भी चले जाओ, गाय ही गाय हैं। हजारों की तादाद में गाय हैं इस समय सड़कों पर। तो ये सिर्फ गाय के नाम पे राजनीति करना चाहती है, धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है और ग्राउंड पे वही देखा। आप थोड़ा सा लेट हो गए भ्रष्टाचार के। हर साल ड्रेस उपलब्ध कराई जाती है। अभी कौन सा महीना चालू हो गया? सितंबर चल रहा है। नवा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने होने को आए। 5 महीने और साल के बचे हुए, और आप सरकार ने फंड अलॉट कर दिया। जिनने ठेका लिया उनके पास पैसे पहुंच गए, उन्होंने अभी तक ड्रेसें नहीं भेजी। तो ये लोग क्या है कि सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, करोड़ों रुपए खा रहे हैं और इनको कोई रोक टोक नहीं है। सादा आरोप है कि अभी तक की भ्रष्टतम सरकार शिवराज की ये है, इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, हर विभाग में है, हर मंत्री कर रहा है, हर अधिकारी कर रहा है। और ब्यूरोक्रेसी की तो ऐसी हालत है कि वो किसी की सुनते ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी तो अनूप भैया इस तरीके से हावी है कि कलेक्टर ने चाह लिया या अधिकारी ने चाह लिया, आप चिल्लाते रह जाओ, वो हो गई होगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं। तो विभाग में भ्रष्टाचार है। आपने स्कूल विभाग की बात करी, हमने अभी PHE की बात करी, इरिगेशन की बात करी, PWD करी, परिवहन की करी, एक्साइज की करी। सारे विभागों में खरबों रुपए का भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टतम सरकार है, जिसको जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं। आने वाले समय में जनता इन लोगों को अच्छा सबक सिखाएगी। अनूप भैया ऊपर से नीचे तक जमाने में जवाब शिकायत करने हमारी हम एक चाहते बड़े हैं स्तर से अंकुश लगे तो बात अलग है। कि जो कबड्डी का टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसका आपके माध्यम से हमको सारे खिलाड़ियों तक उनको न्यूज़ पहुंच जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें और हम उनका हौसला अफजाई कर सकें। इसमें जिला स्तर की टीम समापन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जयवर्धन सिंह जी आए। राइट डिवीजन पूरे राज्य में देने की पूरे राज्य का जो भारत जोड़ो अभियान है, देश की जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने सारी चीज़ें जो हमारे रहते हैं, मीडिया हाउसेस, जुडिशरी, राजनीति में जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो बोलते हैं, उनके खिलाफ जांचें। तो राहुल गांधी जी का ये कहना है कि एक ही माध्यम बच गया है जनता के पास जाने का, कि खुद जाएं, खुद बात करें, लोगों से संवाद करें और संवाद कर कर लोगों को बताएं कि ये जो देश की सरकार है उनका रवैया ऐसा है। उसी उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी जी ने आज से उनकी यात्रा चालू हो रही है, जो कि तकरीबन 400 दिन की रहेगी, 3500 किलोमीटर की रहेगी। वो चालू होगी। लोगों से मिलना जुलना और जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में चर्चा करना, इस उद्देश्य को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा की। इसको
अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि वर्तमान में स्थिति इतनी विकट है कि कोई अपनी बात नहीं रख सकता। कोई मीडिया हाउसेस पूरा कंट्रोल बाय हमारे जो देश के कॉरपोरेट लोग हैं उनके माध्यम से हो रहा है। कोई विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, पार्लियामेंट में जनता की आवाज़ उठाने नहीं जाती है। महंगाई इतनी हो गई, बेरोज़गारी, इस पे कोई बात करना चाहता नहीं है। हर मुद्दे को अगर इस पे बात करो तो भटका दिया जाता है, एक नई चीज़ ला दी जाती है। तो राहुल गांधी जी ने यही कहा है अभी 3 तारीख की रैली में कि हमारे पास में डायरेक्ट लोगों से संवाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हो। डायरेक्ट संवाद के माध्यम से हम सब आपस में लोगों को जो लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से, उनको सबको हम जोड़ें। भारत कोई खंडित थोड़ी है, तो भारत को थोड़ी जोड़ना है, कोई बीच में से टूटा हुआ थोड़ी है। ये तो जो हमारे लोग हैं जो बांटे जा रहे हैं, उनको सबको वापस से इकट्ठे करना है, सबको उनका एक मन करना है ताकि हमारा देश उन्नति करे, प्रगति करे। उसके लिए ये भारत जोड़ो यात्रा उनने अलग दृष्टि से इसको ले लिया। वही मेरा उसमें साफ मत है कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठतम नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि ये जो 2 मंत्री हैं सिंधिया खेमे के, एक तो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं धार जिले के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और एक जो जल संसाधन मंत्री हैं, इन दोनों को आप हटाओ और उसके बाद जांच करवाओ। मंत्री हैं, कौन से अधिकारी में दम रहेगा कि सरकार के खिलाफ जांच करके बता दे? ये तो एक दिखावा है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम जांच करा रहे हैं। सरकार के खिलाफ किस अधिकारी में दम है कि वो बोल देगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? बोल सकता है क्या कोई? अपनों की जांच जो मेरी कलम से सब कुछ चलेगा तो मेरे खिलाफ कौन जांच कर पाएगा? जांच तो जब भी होगी जब ही हटेंगे, नया आदमी बनेगा। तो ये तो सब दिखावा है। समय कैसे आगे बढ़ाया जाए, जनता कैसे इसको भूले, वो बात है। बाकी कोई दम नहीं इस बात में, जांच वाँच में। ये तो पूरी सरकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है।